स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लासेंटा के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, फिर हम लोगों ने जाना था इम्प्लांटेशन के बारे में, और इसके पहले भी हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड लगभग सभी बातों को जान रखा है। तो भाई जिन्होंने भी अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां मिल जाएगा लिंक और जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए भाई देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्लासेंटा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्लासेंटा होता क्या है। सिंपली प्लासेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर भाई? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्लासेंटा है ये डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर है जो मम्मी के और अंदर में पल रहे बच्चे के टिश्यू के मिलने से बनता है। क्या बोल रहे हैं भाई? कि एक ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो मैटरनल और जो फीटल टिश्यू है इनके मिक्सअप होने से बना है। भाई ये करता क्या है? तो कहते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को जितना भी चीज चाहिए होगा वो प्लासेंटा के द्वारा ही बच्चे तक पहुंचेगा, और बच्चे में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सारा प्लासेंटा के थ्रू ही वापस मम्मी में वापस ला दिया जाएगा, जहां पर मम्मी फिर वापस उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो अगर इसे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई? इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर formed by maternal and fetal tissue। क्या कह रहा है भाई? कि एक ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो मैटरनल मतलब मम्मी के और फीटल मतलब वहां जो बच्चा पल रहा है मम्मी के गर्भ में, उन दोनों के टिश्यू के मिलने से बना है। भाई चलिए इस प्लासेंटा को थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए भाई सबसे पहले हम लोग प्लासेंटा के इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। कहते हैं अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए भाई ये है मैटरनल टिश्यू। ये क्या है भाई? मदर का टिश्यू। कौन सा टिश्यू भाई? मैटरनल टिश्यू। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया भाई? फीटल टिश्यू। ये क्या हो गया भाई? फीटल टिश्यू। कहते हैं कि मदर का टिश्यू और बच्चे का टिश्यू आपस में मिलकर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को प्लासेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लासेंटा। प्लासेंटा का अगर बेसिक बात करेंगे हम लोग तो यहां पर अभी देखेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। क्या देखेंगे भाई? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। प्लासेंटा हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स की। ये जो प्लासेंटा है यहां से एक ब्लड वेसल्स जो अंदर जा रही है इसे कहते हैं भाई अम्बिलिकल वेन। क्या कहते हैं भाई? अम्बिलिकल वेन। जनरली वेन सुनते ही हमारे दिमाग में जाता है कि भाई कहीं ना कहीं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां बच्चे में जा रही है अम्बिलिकल वेन और ये बच्चे में लेकर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेकर जा रहा है भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको शायद मिस कर दें और उल्टा आंसर लगा दें, इसलिए इसे याद रखिएगा कि अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस। फिर हम लोग बात करेंगे कि इस फीटस से वापस से एक ब्लड वेसल आती है, इसका नाम है अम्बिलिकल आर्टरी। क्या नाम है भाई? अम्बिलिकल आर्टरी। ये अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वापस मम्मी तक पहुंचा देता है। ध्यान से समझिएगा भाई कि यहां पर जैसे ही हम लोग आर्टरी सुनते हैं तो दिमाग में जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अम्बिलिकल आर्टरी क्या लेकर जा रहा है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस। याद रखिएगा, फ्रॉम फीटस टू मदर। अब कहते हैं ये तो भाई हो गया मदर का टिश्यू, ये हो गया फीटस। जिस स्ट्रक्चर के सहारे ये मदर से जुड़ा है उसे कहा गया प्लासेंटा। लेकिन यहां प्लासेंटा और फीटस के बीच के कनेक्शन को क्या नाम देते हैं भाई? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम देते हैं?
अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड में 100% जो ब्लड होता है ये बच्चे का या फीटस का ही होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें किसका ब्लड होगा, तो आंसर दीजिएगा भाई 100% फीटस ब्लड ही होगा। तो पहले इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसके सारे ये फीटस मदर से जुड़ा है उसे प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा फीटस से कनेक्टेड होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड जिसमें 100% ब्लड फीटस का ही होता है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में दो ब्लड वेसल्स मिलेंगे, एक जो फीटस तक जा रहा है, एक जो फीटस से आ रहा है। जो फीटस तक जा रहा है उसे अम्बिलिकल वेन कहा गया है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम मदर टू फीटस, और दूसरा अपने पास अम्बिलिकल आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम फीटस टू मदर। वो भी कौन सा ब्लड भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भाई इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अभी हम लोग और एक स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि चीजें और भी आसानी से समझ में आए। चलिए भाई अब इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं प्लासेंटा को। कह रहे हैं अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इंप्लांटेशन के बाद जो हमारा इंडोमेट्रियम होता है उसे डेसिडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डेसिडुआ। तो कह रहे हैं कि जब इंप्लांटेशन हो गई है तो यहां पर जहां पर ये प्लासेंटा मदर के टिश्यू से अटैच्ड है इस टिश्यू को नाम दिया गया भाई डेसिडुअस बेसिलिस। क्या नाम दिया गया भाई, डेसिडुअस बेसिलिस। ये मैटरनल टिश्यू है भाई। यहां पर जो फीटस का पार्ट आकर जुड़ता है उसे कहते हैं भाई कोरियोनिक फ्रोंडोसम। क्या कहते हैं भाई, कोरियोनिक फ्रोंडोसम। भाई ये हो गया आपका फीटल या फिर फीटस का। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो मैंने बताया था कि यहां पर एम्ब्रियो के ऊपर में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो भाई ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को जरा यहां समझिए कि सबसे ऊपर वाले को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, कोरियन। क्या कह रहे हैं भाई, कोरियन। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है भाई आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए। कह रहे हैं कि सबसे बाहर वाला तो क्या हो गया भाई, कोरियन। अब इसके थोड़ा अंदर चलेंगे तो हम लोगों को मिलेगा पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये जो साइड की तरफ पेरिफेरी की तरफ है इसे क्या कहा गया भाई, पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और एक जो अंदर की तरफ है उसे कहा गया है विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर अगर आप जाइएगा तो आपको मिलेगा एमनियोन। क्या मिलेगा भाई, एमनियोन। मैंने बताया था कि जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन मिलता है उसे एमनियोट्स कहते हैं, जिनमें नहीं मिलता है उसे एनेमनियोट्स कहते हैं। फिलहाल हम लोग ह्यूमंस की पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग मैमल्स में आ रहे हैं, तो भाई हमारे में एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगी। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, एमनियोन। इस एमनियोन के अंदर फ्लूइड भरा पड़ा रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड। कह रहा है कि अगर ध्यान से देखेंगे इसके अंदर हमें मिल रहा है इम्ब्रियो। क्या मिल रहा है भाई, इम्ब्रियो। अब इस इम्ब्रियो से यहां तक मदर के टिश्यू तक का कनेक्शन जो होगा भाई वो क्या होगा, वो सबसे पहले तो आपको मिलेगा एक अम्बिलिकल कॉर्ड। याद कीजिए 3 इडियट मूवी जिसमें बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड पे 2 क्लिप लगाकर बीच से काट दिया जाता है। तो कहते हैं भाई ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये बना किसका होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड। ध्यान से देखिए भाई इसे कनेक्टिंग स्टॉक भी कहते हैं। ये रहा आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड। या अम्बिलिकल कॉर्ड में अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 चीज मिलेगा, एक तो रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक का बचा हुआ भाग, और दूसरा क्या मिलेगा भाई, एलेंटॉयस। क्या मिलेगा, एलेंटॉयस। तो हम लोगों ने भाई जो पढ़ा था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले देखिए भाई अपने पास यहां पर कोरियन है, दूसरा अपने पास यहां एमनियन है, तीसरा रेमिनेंट ऑफ यॉर्क सैक हो गया, और चौथा आपके पास हो गया भाई एलेंटॉयस। क्या हो गया भाई, एलेंटॉयस। अब ये एलेंटॉयस से देखिए भाई क्या निकला रहता है, ब्लड कैपिलरीज। क्या निकला रहता है, ब्लड कैपिलरीज, जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम के द्वारा इस मदर के डेसिडुअस बेसिलिस से जुड़ा रहता है। तो भाई इन स्ट्रक्चर्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि प्लासेंटा तो होता ही है मम्मी और बच्चे का कनेक्शन, लेकिन इस प्लासेंटा के बाद क्या होता है भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या होता है भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए।
अब भाई नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड का कंटेंट क्या क्या होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अगर कंटेंट की बात करेंगे भाई, तो ध्यान से देखिएगा कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरी पाया जाता है, एक अम्बिलिकल वेन पाया जाता है, एक एलेंटॉयस पाया जाएगा, यॉर्क सैक पाया जाएगा और एमनियन पाया जाएगा। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, तो आंसर दीजिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल वेन, एलेंटॉयस, यॉर्क सैक और एमनियन। क्लियर है भाई? चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, कि भाई इस प्लासेंटा का फंक्शन क्या है। भाई आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर फंक्शन की बात करेंगे, गैसियस एक्सचेंज। क्या बात करेंगे भाई? गैसियस एक्सचेंज, कि भाई बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और बच्चे से ऑक्सीजन को, CO2 को बाहर निकालना, यह काम किसका है भाई? इस प्लासेंटा का। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग काम की बात करेंगे, तो नेक्स्ट काम हो जाएगा भाई प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करता है भाई? न्यूट्रिशन। कहते हैं कि डेवलपिंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई? न्यूट्रिशन। अगले फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे भाई रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस। कहते हैं कि जो अंदर में डेवलपिंग फीटस है, जो फीटस डेवलप कर रहा है, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो रिमूव किया जाता है किसके द्वारा भाई? इस प्लासेंटा के द्वारा। कहते हैं कि प्लासेंटा हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। तो क्या लिखेंगे भाई? प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। अभी हम लोग सभी हार्मोन्स के बारे में एक एक करके देख लेंगे। फिर हम लोग अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो ये जो प्लासेंटा है भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब बहुत माइन्यूटली चीजों को आदान और प्रदान करेगा या फिर आने जाने के लिए अलाउ करता है। कहते हैं कि इस प्लासेंटा से अगर बात करेंगे तो हमारे बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज हैं सभी क्रॉस नहीं कर सकता है। प्लासेंटा से सिर्फ और सिर्फ IgG एंटीबॉडी किसके पास जाएगा भाई? उस डेवलपिंग फीटस के पास। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ओनली IgG एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लासेंटा एंड रीचेस टू फीटस। और कहां पहुंच जाता है भाई? फीटस के पास। तो ये एंटीबॉडी आप लोग याद रखिएगा भाई, यहां से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो आंसर दीजिएगा भाई IgG। क्या देना है भाई? IgG। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि मदर का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो हम लोगों ने देखा था IgA। अब कहते हैं भाई ये जो IgG एंटीबॉडी है इसका काम क्या है? तो कहते हैं भाई ये जो डेवलपिंग फीटस है इसमें एंट्री ऑफ पैथोजन को रोकेगा। क्या करेगा भाई? प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। कहते हैं कि जो अंदर में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वहां तक कोई पैथोजन या फिर डिजीज काउजिंग एजेंट ना पहुंचे, उसमें मदद कर रहा है कौन भाई? IgG एंटीबॉडी। अब एक बात हमें और भी जानना बहुत जरूरी है कि इस प्लासेंटा के द्वारा कॉन्जेनाइटल इंफेक्शन भी होता है भाई। मतलब जो इंफेक्शन मदर में है वही इंफेक्शन कहां तक पहुंच जाएगा भाई? बच्चे तक। मतलब जन्मजात कोई डिजीज मां से जो बच्चे तक जा रहा है, ऐसे इंफेक्शन को क्या कहते हैं भाई? कॉन्जेनाइटल इंफेक्शन। तो प्लासेंटा के द्वारा कॉन्जेनाइटल इंफेक्शन मदर से बच्चे में चला जाता है। अब भाई देखते हैं हम लोग प्लासेंटा के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। अगर प्लासेंटल हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसे 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो स्टेरॉइड और दूसरा प्रोटीनियस। स्टेरॉइड जो लिपिड डेरिवेटिव होगा उसे स्टेरॉइड कहा जाता है, और जो प्रोटीन का बना होता है उसे प्रोटीनियस हार्मोन कहा जाएगा। अब देखते हैं भाई कि स्टेरॉइड हार्मोन में कौन कौन सा होगा। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। भाई आप लोग ये एकदम से याद रखिएगा
कि प्लासेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। वैसे भी कई दफा एग्जाम में आता है कि भाई ये जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन ये कौन सा हार्मोन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा स्टेरॉयड हार्मोन। कौन सा आंसर भाई? स्टेरॉयड हार्मोन। फिर प्रोटीन हार्मोन्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अपने पास है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, दूसरा अपने पास है HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, इसी का दूसरा नाम है भाई HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। क्या नाम है भाई? ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन। नेक्स्ट अपने पास HCT, इसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, और फिर अपने पास है HCC ह्यूमन कोरियोनिक कोर्टिसोल, और आखिरी अपने पास रिलैक्सिन। क्या है भाई? रिलैक्सिन। यहां से भाई कई बार क्वेश्चन आया है कि रिलैक्सिन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो रिलैक्सिन का प्रोडक्शन ओवरी भी करता है और प्लासेंटा भी करता है। कहते हैं रिलैक्सिन का काम क्या है? कहते हैं कि जब बच्चे के डिलीवरी का टाइम आता है तो ये जो पेल्विस लिगामेंट होता है, मतलब ये जो पेल्विक रीजन का लिगामेंट होता है उसको वाइड करता है, मतलब ब्रॉड कर रहा है, और सर्विकल कैनाल को थोड़ा ब्रॉड करता है और सॉफ्ट करता है ताकि बच्चे का डिलीवरी अच्छे से हो पाए। तो मैंने यह मेंशन किया भाई, रिलैक्सेस लिगामेंट इन पेल्विस, सॉफ्टन्स एंड वाइडन्स सर्विक्स। सर्विक्स को सॉफ्ट करता है और वाइड करता है। अब एक क्वेश्चन जो पहले नीट में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान ही रिलीज होता है, तो आंसर दीजिएगा भाई HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ भी सकता है, ये पहले भी नीट में पूछा गया है कि ऐसे कौन से हार्मोन्स है जिनका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान होता है, तो आंसर दीजिएगा भाई ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और तीसरा रिलैक्सिन। चलिए भाई अब आज का अगला टॉपिक पार्चुरेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई ये वर्ड पार्चुरेशन होता क्या है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड पार्चुरेशन। तो सिंपली कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिससे मैच्योर्ड फीटस का मदर से बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर आ जाना। क्या कह रहा है भाई? मैच्योर्ड फीटस का बर्थ कैनाल के द्वारा मदर के उम्ब से बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई? पार्चुरेशन। तो भाई डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस थ्रू बर्थ कैनाल। क्या कह रहा है भाई? कि प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस थ्रू बर्थ कैनाल। अब ये बर्थ कैनाल क्या था भाई? कहता है सर्विकल कैनाल अलोंग विथ वेजाइनल कैनाल इज नोन एज बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल से मैच्योर्ड फीटस का बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा भाई? पार्चुरेशन। अब कहते हैं पार्चुरेशन को कंट्रोल कौन करता है भाई? अगर बात करेंगे तो पार्चुरेशन इज कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। किसके द्वारा भाई? कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो क्या लिखेंगे भाई? कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। ध्यान से भाई, अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्चुरेशन को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर दीजिएगा इट इज कंट्रोल्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म। चलिए भाई इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को समझते हैं। कहते हैं सबसे पहले जो डेवलप्ड फीटस है और मैच्योर्ड प्लासेंटा 9 महीना होने के बाद यहां से रिलीज होगा कॉर्टिसोल का। किसका रिलीज होगा भाई? कॉर्टिसोल का। ये कॉर्टिसोल भाई रिलीज कहां से होता है? तो याद रखिएगा फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स से इस कॉर्टिसोल का रिलीज होता है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो ये कॉर्टिसोल इस बच्चे से मदर में चला जाएगा वाया प्लासेंटा। कहते हैं कि फीटल कॉर्टिसोल ऐसा कॉर्टिसोल जो फीटस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था वो मदर में इंटर करेगा वाया प्लासेंटा। किसके द्वारा भाई? प्लासेंटा के द्वारा। जैसे ही कॉर्टिसोल प्लासेंटा के द्वारा मदर में चला जाएगा, मदर में एस्ट्रोजन का लेवल
बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा। भाई ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए। अब 9 महीना कंप्लीट हो चुका है, बच्चा अंदर में डेवलप हो चुका है, दैट मींस अब हम लोगों को प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रखना है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अब डाउन होगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो किसके कारण से भाई? जब कॉर्टिसोल मदर में पहुंचता है वाया प्लासेंटा, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, कहते हैं कि इससे मदर के यूटेराइन वॉल पर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर 100 गुना बढ़ जाएगा। किसका भाई? ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर। कहां पर? मदर के यूटेराइन वॉल में। तो देखिए भाई, मैंने मेंशन किया है कि 100 टाइम्स मोर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर डेवलप्स ऑन यूटेरस। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर बढ़ेगा, ये रिसेप्टर है भाई ऑक्सीटोसिन का, तो इससे जाकर कौन जुड़ जाएगा? ऑक्सीटोसिन। कौन जुड़ जाएगा? ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन बाइंड्स विद रिसेप्टर। अब बात ये आती है कि भाई ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कहां से होता है? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा भाई कि मैटरनल प्यूटिट्री, मम्मी के प्यूटिट्री ग्लैंड से क्या रिलीज हुआ है? ऑक्सीटोसिन। कहते हैं कि जैसे ही ऑक्सीटोसिन जाकर इन यूटेराइन वॉल पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ेगा, यहां पर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। याद कीजिए भाई, मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो कहते हैं जैसे ही ऑक्सीटोसिन मदर के यूटेराइन वॉल से जुड़ेगा, वहां पर जो स्मूथ मसल्स है, कहां है भाई? मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए कहते हैं विगरस कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं भाई? विगरस कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन वॉल। अब कह रहे यूटेराइन वॉल में कहा? तो कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम। कहते हैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, अब बच्चे पर धक्का लगेगा, यह बच्चा बाहर निकलना चाहेगा, तो इस रिफ्लेक्स को क्या कहेंगे भाई? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है भाई? किसी भी स्टिमुलस के बाद हम लोग जो रिएक्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? रिफ्लेक्स। तो जब अंदर से धक्का लगा तो ये बेबी बाहर जाना चाह रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? रिफ्लेक्स। और ये फीटस इजेक्ट होना चाह रहा है, तो बोला गया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो इसे क्या नाम दिया गया भाई? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जैसे ही बच्चा अंदर से प्रेशर लगाएगा, उस फीमेल को, उस मदर को पेन होगा। तो पेन ड्यूरिंग डिलीवरी क्या कहते हैं भाई? लेबर पेन। क्या कहते हैं? लेबर पेन। तो अब उस फीमेल को लेबर पेन होगा और फाइनली वो बच्चा बाहर आ जाएगा, मतलब एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो इस तरीके से पूरा पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैच्योर्ड फीटस के द्वारा कॉर्टिसोल रिलीज होगा। ये कॉर्टिसोल मदर से प्लासेंटा, बच्चे से प्लासेंटा के वाया मदर में चला जाएगा। अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, यहां पर जो यूटेराइन वॉल है, वहां पर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर 100 गुना बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर बढ़ेगा, यह ऑक्सीटोसिन उनसे जाकर जुड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन जुड़ेगा, स्मूथ वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा भाई? वो बच्चे को धक्का लगाएगा। तो इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं भाई? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब होगी फीमेल में या मदर में पेन, इस पेन को कहेंगे लेबर पेन, और फाइनली बेबी का डिलीवरी हो जाएगा। तो भाई ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हो। तो भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और भाई जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई इस तरीके से आज ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ बातें और भी इस चैप्टर में हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी क्या होता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि व्हाट इज प्यूबर्टी। तो कहते हैं एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। कहते हैं ऐसा एज जब आप सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं, इस एज को कहा जाता है प्यूबर्टी। क्या कहा जाता है भाई? प्यूबर्टी। अगर फीमेल्स में बात करेंगे तो ये एज 11 to 14 ईयर्स होता है, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे मेल में तो 12 to 15 ईयर्स। फीमेल में कितना भाई? 11 to 14 ईयर्स और मेल में 12 to 15 ईयर्स।
कहते हैं कि इस एज के दौरान हमारे बॉडी में ढेर सारा चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मेल में बात करी जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, मेल में ये बियर्ड्स मुस्टैच आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी पर हेयर्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है, कहते हैं फेस ऑयली हो जाता है और पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। ये वॉइस जो है ये वॉइस मोटा होने लगता है, मतलब बेस बढ़ जाएगा भाई इस वॉइस में। अगर फीमेल में बात करेंगे तो भाई फीमेल में क्या होने लगेगा, कहते हैं फीमेल में ये जो फेस है वहां भी ऑयली होने लगेगा, फेस पर पिंपल्स वगैरह आने लगेगा, कहते हैं बॉडी पर जैसे आर्मपिट और प्यूबिक रीजन्स में हेयर्स का ग्रोथ होने लगता है, आवाज पतला हो जाता है, मतलब श्रिलिंग वॉइस होने लगेगा। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो मेल में जहां बॉडी जो मस्कुलेचर होता है वो टफ हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो वहां बॉडी का ये जो मस्कुलेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी के एज को कहा जाता है प्यूबर्टी एज। फिर अपने पास एक वर्ड है भाई लैक्टेशन। ये लैक्टेशन क्या है, तो कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड के बाद मदर में जो मिल्क का सिंथेसिस होने लगता है इस पीरियड को कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं भाई, लैक्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क का सिंथेसिस मदर में होता है इस पीरियड को क्या कहते हैं भाई, लैक्टेशन पीरियड। भाई इससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था लैक्टेशनल एमनोरिया। एमनोरिया मतलब टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और बात कर रहे हैं लैक्टेशनल मतलब जब मिल्क का सिंथेसिस हो रहा है। कहते हैं इस टाइम पर जो प्रोलैक्टिन का मात्रा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से यहां oogenesis नहीं हो पा रही होती है। फीमेल्स में अगर और भी एक दो हम लोग प्यूबर्टी एज में होने वाले चेंजेस को देखेंगे तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना हो जाएगा। तो भाई इन्हीं पॉइंट्स के साथ अपना ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होता है। भाई हम लोगों ने एनसीईआरटी के सभी पॉइंट और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो आप लोगों को अगर कोई सा भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो भाई आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देखिए, आप लोगों को प्लेलिस्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम से ये चैप्टर मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए भाई बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।